समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। गाइस एक लास्ट वीडियो इसमें आपकी मैं यूनिट 2 और यूनिट 3 दोनों कवर कर दे रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने 1, 4, 5 बना दिए हैं। थोड़ा सा वीडियो लेट है क्योंकि काफ़ी सब चीज़ें मेरे लिए भी नई थी जिनको मैंने सीखा है और फिर वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो यूनिट 2 में क्या है आपका, यूनिट 2 में थोड़ा सा क्वांटम से समझा रहा हूँ, बाकी मैंने नोट्स बना दिए हैं। ठीक है, यूनिट 2 में देखो एक चीज़ मैं जो कहूँगा कि उसे देख लो आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट। इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहा जाता है। अगर आता है तो इसमें दो स्टेटमेंट आते हैं, केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट। 100% फिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल एंड प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट अदर देन वर्क आउटपुट एंड एक्सचेंज ऑफ हीट विद अ सिंगल हीट रिजर्वॉयर। ठीक है, ये समझ लो कि एक ऐसा हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो सिर्फ एक साइकिल में काम करे और कोई इफेक्ट ना हो, सिर्फ वर्क आउटपुट हो और एक्सचेंज ऑफ हीट हो। ठीक है, मतलब कि कुछ ना कुछ और लॉसेस होंगे ही होंगे। और क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ सिंगल एंड प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट अदर देन ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो टेम्परेचर टू अनदर सिस्टम ऑफ हाई टेम्परेचर। ठीक है, बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, चाहो तो इसको रट लो क्योंकि ये आना ही आना है। ठीक है, केल्विन प्लैंक क्लॉसियस इन दोनों में से एक आएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्लॉसियस में। implies that the heat itself cannot flow from a region of low temperature to a region of high temperature without any aid of external work। मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा तभी फ्लो करेगा। अब देख लो क्या है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज अप्लाइड टू हीट इंजन while क्लॉसियस स्टेटमेंट इज कंसर्न टू हीट पंप्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। बोथ द स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर नेगेटिव स्टेटमेंट्स एंड दे डू नॉट हैव एनी मैथमेटिकल प्रूफ्स। तो सिर्फ यही दोनों चीजें मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। हालांकि क्या आ जाता है, अगला क्वेश्चन देख लो, राइट केल्विन प्लैंक क्लॉसियस स्टेटमेंट एस्टैब्लिश द इक्विवेलेंस ऑफ अबव स्टेटमेंट्स। ये आपके 2 नंबर में आएंगे और ये आपका 6 नंबर में आएंगे, मतलब इसके साथ न्यूमेरिकल तो फिक्स ही है। ठीक है, देख लो क्या, इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। बोथ Kelvin Planck and Clausius statement appear to be different, but both are interlinked and are complementary to each other। देखो देखने में तो लगता है दोनों अलग हैं, बट रियलिटी क्या है कि ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। Equivalence of these two statements can be proved by showing that violating one statement leads to violation of other statement and vice versa। मतलब कि देखो दोनों इंटरलिंक्ड हैं और ये कह रहे हैं कि देखो अगर एक के साथ गलत होगा तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या, वायलेटिंग केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट लीड्स टू वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। अगर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को आप वायलेट करोगे तो क्लॉसियस स्टेटमेंट भी आपका वायलेट होगा। अब देख लो, लेट्स कंसीडर अ हीट इंजन व्हिच वायलेट्स केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बाय अब्सॉर्बिंग हीट फ्रॉम सोर्स T1। ठीक है, ये हमारा ये हीट इंजन है और ये सोर्स से हीट जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, हीट, ठीक है, absorbing heat from source T1 and converts it completely into work। मतलब देखो कोई ऐसा है ही नहीं कि बिना मतलब हीट एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट वर्क दे दे, मतलब कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही। ठीक है, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है T1 से, ठीक है, और डायरेक्ट जो है Q2 जो है यहाँ हीट सिंक T2 में दे रहा है। ठीक है, तो वर्क क्या है, W = Q1। नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस रेफ्रिजरेटर व्हिच गेट्स वर्क इनपुट फ्रॉम द इंजन। द रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट्स Q2 फ्रॉम लो टेम्परेचर, आपका Q2 फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर, और उसको जो है इजेक्ट कर दे रहा है Q1 कहाँ, हीट हाई हीट टेम्परेचर में। ठीक है, हीट रिजर्वॉयर एंड रिजेक्ट्स इतना हीट Q1 + Q2, यहाँ क्या जा रहा है, Q1 + Q2 रिजेक्ट कर रहा है एट टू द हाई टेम्परेचर हीट रिजर्वॉयर, कंबाइनिंग द इंजन द रेफ्रिजरेटर इनटू वन सिस्टम वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट्स। We observe that the sole effect of combined system is to transfer Q2 from low temperature heat reservoir T2 to high temperature heat reservoir without any work input, thus violating the Clausius statement। ठीक है, अब इससे क्या होगा, फिर यहाँ पे देखो अब क्लॉसियस को इन्होंने वायलेट किया है तो केल्विन प्लैंक भी आपका वायलेट हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज वही है यहाँ पे, रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब्स हीट Q2 फ्रॉम लो टेम्परेचर हीट रिजर्वॉयर एंड रिजेक्ट द सेम टू द हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, इसको देख लो, नहीं याद हो रहा तो ये फिगर याद कर लेना। ठीक है, ये फिगर आपको अच्छे से देखना है। ओके, अब इसमें एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन ये भी है, सो दैट एफिशिएंसी ऑफ एन इरिवर्सिबल इंजन इज ऑलवेज लेस देन एफिशिएंसी ऑफ
बिटवीन द सेम टेम्परेचर, देखो पूरे 10 नंबर का है, तो इसे जरूर देख लेना, ठीक है। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये था, ये भी आ जाता है कई बार, बाकी आप देख लो अब कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट है इसमें कैरनॉट थ्योरम, ठीक है। कैरनॉट थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और ये रही, ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर में आ गया है, देख रहे हो, कैरनॉट एंड रिवर्स कैरनॉट। अगर कुछ नहीं आता तो कैरनॉट थ्योरम 2 नंबर में जरूर झलकेगी, ठीक है। तो कैरनॉट थ्योरम समझ लो, ये मैंने आपको पुरानी वीडियो में समझा दिया है, जब एनर्जी साइंस का वीडियो था उस टाइम पे मैंने ये समझाया है प्रॉपर, ठीक है। इसलिए अभी नहीं समझा रहा हूँ ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और आपका टाइम भी ना बर्बाद हो। बस ये मात्र 2 क्वेश्चन देखने, अगर नहीं याद होते हैं, मतलब नहीं समझ पा रहे हो तो याद कर लो, ठीक है, यही करना है। और वैसे यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं यहाँ रिवर्स कैरनॉट और कैरनॉट के ऊपर, बस इतना आपको पढ़ना है इस चैप्टर में से, दैट्स इट। और अब आ जाओ नोट्स पे आ जाते हैं और आपको दिखा देते हैं कि नोट्स में देखो यूनिट 3 है, यूनिट 3 बचा है। यूनिट 3 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी क्या होती है, द पार्ट ऑफ हीट एनर्जी इनपुट इन अ साइक्लिक हीट इंजन व्हिच गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। अवेलेबल एनर्जी क्या है कि जो हीट एनर्जी हम लोग इनपुट कर रहे हैं एक साइक्लिक हीट इंजन में, और वही जो है मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जा रही है। और दूसरा क्या, दैट पार्ट ऑफ हीट एनर्जी व्हिच इज नॉट यूटिलाइजेबल। हम लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं एनर्जी, तो कुछ एनर्जी जो यूटिलाइजेबल नहीं है एंड इज टू बी रिजेक्टेड टू सराउंडिंग, और उसे बाहर निकालना है सराउंडिंग में, तो वो हमारी अनअवेलेबल एनर्जी हो जाती है। अवेलेबल एनर्जी को हम लोग कहते हैं एक्सर्जी। आगे जा सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सर्जी, तो अवेलेबल एनर्जी, ठीक है। व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी ANERG एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, एक्सर्जी प्लस एनर्जी, ठीक है। Concept of availability is related to the maximum amount of theoretical work which can be obtained from a system at a given state up to in dead state. Dead state क्या होता है, आपका dead state होता है that state at which system and environment are at मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब भाई सोचो कि आपके हर तरफ तो मतलब कुछ भी चेंज हो ही नहीं रहा है, इक्विलिब्रियम में हर चीज, मैकेनिकल में भी है, केमिकल में भी है, थर्मल में भी है, तो चेंज काहे में हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड डेड स्टेट के नाम से भी इसे जानते हैं। सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर होता है, इसलिए कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करती। नो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, और जीरो अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, क्योंकि थर्मल एनर्जी नहीं। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन्ड इज अवेलेबल एनर्जी, सिस्टम एंड पार्ट ऑफ एनर्जी रिजेक्टेड इज अनअवेलेबल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में तो आना ही आना है, ठीक है। अब आ जाओ क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, भाई साहब ये जरूर पढ़ के जाओ यार, कुछ भी हो ये याद करके जाओ। देखो मैं समझा दे रहा हूँ, एक कंपोनेंट होता है सॉलिड है तो वो लिक्विड और वेपर 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो वाटर है तो लिक्विड प्लस पेपर, ठीक है, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड वेपर सॉलिड पेपर, है ना, इन्हीं 2 फॉर्म में रह सकता है। अब देख लो इक्वेशन क्या होती है हमारी, क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है dP/dt इज इक्वल टू L/T B2 - B1। L क्या होता है, लेटेंट हीट होता है, T क्या होता है, टेम्परेचर होता है, B2 होता है आफ्टर फेज चेंज, और ये क्या होता है, बिफोर फेज चेंज। अब यहाँ समझ लो डायग्राम, ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। हमने ये पानी था हमारा, ठीक है, पानी में हमने क्या किया कि वॉल्यूम जो है हमारा V1 है और जो टेम्परेचर है ये। अब क्या करें हम, कुछ जो है फेज चेंज हो रहा है, ठीक है, फेज चेंज हो रहा है तो हमारा वॉल्यूम जो है B2 हो जा रहा है, और टेम्परेचर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर उतना ही है। L क्या है, dQ/dV, ठीक है, L = dQ/dV। अब समझ लो यहाँ पे ये आपकी मैक्सवेल इक्वेशन से आया है। अब ये मैं आपको याद कराने के लिए एक मिनट, मैंने क्या लिखा है, एक मिनट, ये तो उल्टा है लिखा है यहाँ पे, बट आप इसको ऐसे अभी पढ़ो। मैक्सवेल इक्वेशन को याद करने का मैंने बहुत ही सिंपल तरीका बताया, ठीक है। तो देखो T∇S/∇B क्या हमने एज इट इज उतार लिया है ऊपर से, ठीक है, T∇S/∇B = T∇P। ये हमारी मैक्सवेल इक्वेशन है, ठीक है, ये मैक्सवेल इक्वेशन है, इसको हमने T से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड, ठीक है। अब क्या होगा, T हमारी जो है L लेटेंट हीट क्या है यहाँ पे, dQ/dV, L = dQ/dV, जो कि S की वैल्यू वही होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने dQ/dV लिख दिया, और ये हमारा हो गया ∂P/∂T/B। अब यहाँ पे dQ, ये क्या है, dQ/dV L है, तो L भाई dV क्या है, मतलब चेंज क्या है वॉल्यूम, तो B2 - B1 है ना, ठीक है। तो T = ∂P/∂T, बहुत ही सिंपल है भाई, देख लो 3 स्टेप हैं, समझ लो इसको। L = T। अब देखो एप्लीकेबल to any phase change process that occurs at constant pressure and temperature, ∂P/∂T = H12/Tv12, ठीक है।
ये हमारा H12 होता है लेटेंट हीट, TB में हमारे दो फेज होते हैं। अब डायग्राम देख लो, डायग्राम ये ऑलरेडी मैंने समझा दिया है आपको, ये ठीक है, एज इट इज ये डायग्राम मैंने पहले समझाया है, उसी को यहाँ बनाना है, ठीक है। तो आपको क्लॉसियस क्लेपेरॉन मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब आ जाओ भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सवेल इक्वेशन। देखो याद करने का बहुत भयंकर तरीका बता रहा हूँ। तूने पहनी वो शर्ट, मतलब डेल टी, तूने, एक मिनट, हाँ, तूने पहनी वो शर्ट, तूने पहनी वो शर्ट, मतलब डेल टी, पहनी से डेल पी, डेल वी, डेल एस, ठीक है। तूने पहनी वो शर्ट, और वो शर्ट मेरी थी, इसलिए अब मैं तुम्हें मारूंगा, मतलब माइनस लग गया, ठीक है। तूने पहनी वो शर्ट जो कि मेरी थी, किससे पूछ के पहनी बे, और हमने लगा दिया माइनस, ठीक है। अब देखो अगला, टीबी पे सलमान, ठीक है, टीबी पे डेल टी, डेल वी, डेल पी, डेल एस। बस ये जो होता है ना, ये जो एस देख रहे हो ना, ये एस यहाँ आ जाता है और ये बी जो है वहां चला जाता है, मतलब ये हर इक्वेशन में रखना है। फिर पागल सर तेरा वो, मतलब एक आदमी है, उसका सर जो है पागल है, मेरा दोस्त है मान लो, तो पागल सर तेरा वो, तो पागल सर तेरा वो, ये वी इधर लग रही है, टी उधर। अब देखो जो शर्ट पहना था ना उसने, मैंने उसे मारा और हो गई वो शर्ट तेरी फटी, ठीक है, वो शर्ट तेरी फटी, वो डेल वी शर्ट तेरी फटी, वो शर्ट तेरी फटी, ठीक है। ये ऐसे याद कर लेना, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन आएगी, हो सकता है 2 नंबर में पूछ ले, हो सकता है लॉन्ग में पूछ ले, तो इतना लिख दोगे नंबर पा जाओगे यार, ठीक ठाक, ठीक है। अब देख लो सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी क्या होती है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, मिनिमम अवेलेबल एनर्जी टू डू वर्क अपॉन एक्चुअल अवेलेबल एनर्जी कंज्यूम्ड, ए मिनिमम अपॉन ए, ठीक है। डेड स्टेट मैंने समझा दिया। अब भैया इसमें जो है एक क्वेश्चन और देख लेना, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन क्या होता है, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन क्या होता है। और बाकी देखो, अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। ये रही कैरनॉट थ्योरम आपकी, ठीक है। इट स्टेट्स दैट ऑल हीट इंजन्स ऑपरेटिंग बिटवीन अ गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स एंड अ गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर सिंक नन हैज अ हायर एफिशिएंसी देन अ रिवर्सिबल इंजन, ठीक है। हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर देख लो, हीट पंप क्या है, इज अ डिवाइस ऑपरेटिंग इन अ साइकिल मेंटेन्स अ बॉडी एट अ टेम्परेचर हायर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। रेफ्रिजरेटर देख लो, इज अ डिवाइस ऑपरेटिंग इन अ साइकिल रिमूव्स हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी एंड रेजर टू हाई टेम्परेचर बॉडी एट एक्सपेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्क। सीओपी पे एक क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, उसे कई बार पूछा जा चुका है, हो सकता है इस बार ना आए। देखो सीओपी का होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन। डिजायर्ड जैसे सीओपी रेफ्रिजरेटर के केस में ये होता है Q2 अपॉन W, W होता है Q1 माइनस Q2 फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ देखो Q1 अपॉन W, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 दोनों सेम है, बस ये रेफ्रिजरेटर का Q2 होता है, हीट पंप का Q1 होता है, ठीक है। और सीओपी ऑफ हीट पंप बराबर 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। इसका प्रूफ होता है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देख लो, ये रहे आपके कुछ मेन टॉपिक्स जो मैंने बताया, अवेलेबल अनअवेलेबल एनर्जी समझा दिया है, अवेलेबिलिटी एंड इट्स एक्सप्रेशन, भाई ये देख लेना, ठीक है। ये मैंने नहीं बताया, ये देख लो, समझ लो, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी मैंने बता दिया है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन देख लो, जूल थॉम्पसन फंक्शन चाहो तो एक बार एक नजर डाल दो बस, ठीक है। क्लेपेरॉन इक्वेशन मैंने समझा दी है, मैक्सवेल इक्वेशन मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसमें से 2 टॉपिक मैंने छोड़े हैं, वो आप खुद देख लेना। अब इधर आ जाओ, स्टीम एंड रैंकाइन साइकिल में मैंने सिंपल रैंकाइन साइकिल विद डायग्राम विद न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे आप अगर आपने स्टीम टेबल और मोलियर चार्ट नहीं समझा, इसलिए इसे छोड़ दिया। क्रिटिकल पॉइंट, टेबल पॉइंट समझा दिया, ड्राइनेस फ्रैक्शन समझा दिया, थ्रॉटलिंग, कैलोरी मीटर समझा दिया, पीटी डायग्राम ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड अदर डायग्राम्स ये भी समझा दिया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, यूनिट 4 आपकी तैयार है। यूनिट 5 पे आ जाओ, तो वेपर कंप्रेशन साइकिल मैंने समझाई है, क्वांटम से समझाई है, उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, भूलना मत उसे। दूसरा क्या है, रेफ्रिजरेशन एंड डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेशन समझा दिया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है समझा दिया, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन समझा दिया है। तो इसमें भी आपका पूरा तैयार है, मैंने छोड़ा इस चैप्टर में यूनिट 3 में, तो इसको आपको देखना है, ठीक है। अब देख लो, एक चीज मैंने आपको यूनिट 1 में नहीं बताई थी, वो भी आपको करना है, SFEE फॉर नोजल, ये सब खैर बता दिया मैंने, शायद उसमें बता दिया, तो ये 5 याद कर लेना, क्योंकि अगर SFEE आएगा तो ये पूरा लेके आएगा, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए कि यूनिट 1 में क्या छूटा है, तो यूनिट 1 में आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वेंडर वाल इक्वेशन मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, एक नज़र मार लेना, वैसे आता नहीं, एक बार आया है, ठीक है, अब तक तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस क्या होता है ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो आपका ओवरऑल मैंने कंप्लीट कर दिया है, कुछ जो टॉपिक्स बचे थे मैंने वो भी बता दिए, उनको देख सकते हो आप, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छे से पढ़ो यार,
क्योंकि काम हो जाएगा तुम्हारा, इतने में पास हो जाओगे। जितना मैंने बताया है इतना अच्छे से करके जाओ, रिवाइज कर लो अच्छे से, भूलना मत। ये सारी ट्रिक देख लो, ये सारी ट्रिक अच्छे से अगर एक बार दिमाग में बैठ गई ना, तो टीवी पे सलमान, वो जो शर्ट थी वो शर्ट फट गई, ठीक है, और पागल सर तेरा वो, ठीक है। अब यही चीज़ है, इन सबको देख लो अच्छे से। और देखो क्वेश्चन सारे टच करना। अभी एक वीडियो और मैं अपलोड करूँगा अराउंड, थोड़ा लेट आएगी, उसमें न्यूमेरिकल के कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनको आपको टच करके आना है, ठीक है। वो टच करने पे अगर आपकी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप लटक जाओगे, तो अगर उनको टच कर दोगे तो आप निकल जाओगे, ठीक है। इस बार बहुत ही ज़्यादा सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं किया मैंने और काफ़ी चीज़ें मैंने छोड़ दी, है ना। तो आगे से इस चैनल पे बने रहो यार, इस चैनल पे बस तुम लोग जो वीडियो बोलोगे वही आएगी, ठीक है। सर्वे की वीडियो बहुत लोग बोल रहे हैं यार, बट बस एक दिन रुक जाओ, कल आपकी वीडियो आ जाएगी वो, ठीक है, ऑन टाइम आएगी। और आई थिंक सर्वे का पेपर ही कल ना हो यार तुम लोग का, ठीक है। DHDL वालों बहुत बड़ा सॉरी यार, तुम लोग को एक्सप्लेन नहीं किया। एक बंदे ने कमेंट भी किया था, उसने कहा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने से कुछ नहीं होता। हाँ एकदम सही भाई, तुम्हारी बात मानता हूँ। आगे से जो है पूरी तैयारी रखेंगे, ठीक है। तो इस बार के लिए माफ़ी चाहते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स की वीडियो आएगी, फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगी, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट हो जाती है, बट फ्लूइड मैकेनिक्स की वीडियो ऑन टाइम आएगी। अगले दिन 5 वीडियो आ जाएंगे और, ठीक है। आई थिंक 2 दिन का गैप है आपका, है ना। तो अगले दिन जो लीव है उसमें पूरा आ जाएगा सामने। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, कल मिलेंगे। और ऐसे ही प्यार बनाए रहो। लव यू ऑल।